किसान से कभी आपको आपको कोई सच्चा व्यक्ति देखा, सच्चे मन का व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी से अपनी एक रोटी खाता है, वो आदमी आज भी, देखो मैं किसी और प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं किसान से ईमानदार कोई नहीं है। किसान बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है खेतों में के, वो अन्न देता है और उसके वो जब फटे कपड़ों में हमको किसान दिखाई पड़ता है, जब हम देखते हैं कि मंडी में अपने अपने जिस जो आपका पेट भरने के लिए अनाज उसने उगाया है, उसके लिए वो मंडी में 2-2 दिन सोता रहता है अपनी ट्रॉली को रखकर कि सही दाम मुझे अनाज का मिल जाए, और व्यापारी लोग जो है उससे बड़े मोल भाव करते हैं, बड़ा उसको जो है वो हैरान परेशान भी रखते हैं उसको, किसान को। तो बड़ा दुख होता है देखकर कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, वहां पर हमारा किसान जो है वो फटेहाल नहीं होना चाहिए। जय जवान। जो सीमा की सुरक्षा पे सरहदों पे खड़े जो लोग हैं उनको सलाम कीजिए, उनके लिए अपनी कुर्सी खाली कर दीजिए। जो किसान है आपको दिखाई पड़े, कभी उसको है दृष्टि से मत देखिए। देखिए हो सकता है उसका जो पसीना है उससे आपको लगता हो कि यार कितना पसीना आ रहा है, स्मेल सी आ रही है इसमें, लेकिन वो पसीना वो स्मेल जो है ना वो आपके लिए खेत में उसने वो बहाया है और उसके चलते आप आज खाना खा पाते हैं। एक रोटी जो हम खाते हैं ना, उस एक रोटी को बनाने की प्रक्रिया में ये मत सोचिए कि मम्मी ने आटा गूंथ के रोटी बनाकर कह दी आपको, उसके लिए पिताजी बड़ी मेहनत की ऑफिस में जाके, तब जाके जो है वो घर के लिए ग्रोसरी आया के, उसके बाद वो जो है वो मम्मी बनाने के एफर्ट की, लेकिन पिताजी ग्रोसरी को खरीद पाए क्योंकि जो मार्केट में वो अवेलेबल था किसान ने उसको दिया के। तो ये बहुत बड़ी चेन है पूरी की पूरी, हर आदमी इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो देखिए आज हमें बड़ा दुख होता है, किसान पूछता है आज की हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपका साथ दिया, आपने बोला हमने सब कुछ किया, हमने जो है, लेकिन आज हम पूछते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल सीड थे, जो हमारे बीज थे, जो आज हाई यील्डिंग वैरायटी पर हम इतना डिपेंडेंट है कि हमको समय पर बीज ना मिले तो हम खेती नहीं कर पाते। बीज खरीदने के लिए हमको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, बड़े महंगे महंगे सीड खरीदने पड़ते हैं हमको उनके। तो मेरे ट्रेडिशनल बीज कहां चले गए, वो पूछता है आपसे। वो पूछता है कि मैं पहले अपने खेत के कुएं से जो है वो पानी निकाल कर जो है अपने खेत में सिंचाई कर लिया करता था, मेरा अंडरग्राउंड वाटर टेबल कहां चला गया, मेरा कुआं क्यों सूख गया, जिसको मैंने खोदने के लिए इतना पैसा खर्च किया, आज उस कुएं से पानी नहीं निकलता है के। वो कहता है मेरी मिट्टी की पूरी क्वालिटी बदल चुकी है, उसकी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टर पूरा चेंज हो चुका है के। वो कहता है कि आज खेती करने का मतलब ये है कि मुझे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और तुम कहते हो किसान क्रेडिट कार्ड ले लो, और किसान क्रेडिट कार्ड से तुम पैसा निकाल के उधार लेके अपना करो खेती, और मान लो मेरी फसल बिगड़ गई तो तुम बोलते हो कि अब लोन तो भरना पड़ेगा, और तुम मुझसे वोट भी मांग लेते हो ये बोल के कि तो हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे, और तुम माफ भी नहीं करते हो। किसान कहता है कि मेरे पास मेरी बेटी की शादी कर दी है, मुझे मेरे अपने बेटे को पढ़ाना है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो खेती किसानी करे, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि मुझे इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे जो है वो क्या मिलता है। मानसून पे डिपेंडेंट है, मान लो किसी फसल बिगड़ गई तो मुझे उसका मुआवजा भी समय पर नहीं मिलता है, और मैं बड़ा परेशान हूं। और ये किसान पूरे भारत का किसान है, इसका संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इसका संबंध किसी जो है वो अधिकारी से नहीं है, इसका संबंध जो है वो देश की मानसिकता से, जहां पे किसानी को छोटा व्यवसाय समझा जाता है। मैंने कहा ना, सब्जियां सड़क पर मिलती हो, जूते बड़े आलीशान शोरूम में मिलते हो, समझ लीजिए आप उस देश में किसान की हालत क्या होगी। चलिए तो अब हम जो है वो और टिपिकल भावनात्मक लेवल पे नहीं इन्वॉल्व होते इसमें, देखते हैं हम कि बोलता है, वो कहता है कि अच्छा मेरे बीज में जमीन में लगाता हूं वो क्यों नहीं उग पा रहे हैं, मेरी मिट्टी का केमिकल लेवल कैसे चेंज हो गया, मेरी मिट्टी सलाइन कैसे हो गई, मेरी मिट्टी के अंदर से वो नमक की मात्रा कैसे बढ़ गई कि सीड उग नहीं पाते हैं, मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ गया है कि मेरे पास जो है वो आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है, और मैं अब जो है नए बीज नहीं खरीद पा रहा हूं, और पुराने बीज मेरे उग नहीं रहे हैं, क्योंकि तुमने बायोटेक्नोलॉजी सीड को ऐसा कर दिया है कि वो अब एक बार के बाद उगते नहीं है। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों पर डिपेंडेंट हो गया हूं, मुझे फर्टिलाइजर के लिए भी अब मेरे खेत में फसल लगती नहीं है, मैं फर्टिलाइजर ना डालूं उसमें तो मुझे उधार लेना पड़ता है, गांव के साहूकार से लेना पड़ता है, बैंक से लेना पड़ता है, और सब लोग मुझे जो है वो निधि समझ के सब मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, और कभी मेरे पास नहीं होता है तो मेरे पास कोई लास्ट विकल्प नहीं बचता है अपने आप को खत्म करने के अलावा। ये भारत के किसान की हालत है, आप देख लीजिए उठा के कहीं पे पढ़ लीजिए, आपके चाहे विदर्भ का एरिया हो चाहे मध्य प्रदेश के कुछ एरिया होंगे, आप देख लीजिए। लेकिन बात वही है ना बेटा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक हम अन्न की कीमत नहीं समझेंगे, हम उस देखिए यू कैन नॉट, आपसे बोला जाए ना कि आज से तुम अनाज नहीं खरीद पाओगे, तुमको उगा के खाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी बेटा। इसलिए जो है हर व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान दीजिए, हर व्यक्ति को पर्याप्त दाम दीजिए। मैं कहता हूं मोल भाव करना है तो शोरूम पे कीजिए, सब्जी वाला ही 2 रुपए ज्यादा लेता है ना, छोड़ दीजिए, मोटा मोटा देखिए, क्योंकि वो सब्जी उगाने के दौरान उसने जो है अपने बच्चे को पढ़ाएगा, किसी को कुछ करेगा के। आप में से किसी ने बोला कि सर आपने रेड लाइट जंप करने पर अपने ड्राइवर की सैलरी मत काटिएगा आप, क्योंकि वो गरीब बच्चे उसके होंगे, तो सैलरी नहीं काटा बेटा, मैं क्लियर कर दूं, मैं इतना जो है मैं डांटने के लिए डराने के लिए मैंने उसको बोला कि देखिए कानून तोड़ने में क्या होता है कि वो जो भी चालान बनता है ना वो ड्राइवर के नाम पे नहीं बनता, गाड़ी के मालिक के नाम पे बनता चालान, ठीक है, वो मेरा बनता है, ठीक है। और तो एक्चुअली में मैं उसको डराने के लिए ऐसा बोला कि अगली बार तुमने गलती किया तो तुमको पैसा पूरा तुमको भरना पड़ेगा ये वाला, समझ गए ना। इसलिए रेड लाइट को देखो, कानून का पालन करो, रैश ड्राइविंग मत करो। तो ये मैं गलत नहीं हूं, यहाँ पर मैं गरीब आदमी का पैसा नहीं रख सकता हूँ। कई बार मेरे वो क्या करते हैं, कई बार मेरी गाड़ी को कहीं उधर लगा दिया, अब महंगी गाड़ियां होती तो उसमें जो है वो काम भी बड़ा भारी होता है, डांट देते हैं उनको, डरा देते हैं उनको, लेकिन ये है उसकी हक का 1 भी रुपया नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि
मुझे मालूम है कि उसके बच्चे जो बिहार से कहीं से आया है वो यहाँ पे, जनरली अधिकांश ड्राइवर जो है बिहार यूपी से करके यहाँ पर, तो मेरा ड्राइवर भी झारखंड से कहीं से है, तो उसके परिवार में बच्चे हैं, वो पूछता हूँ, उसकी वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं उसके, पढ़ रहे हैं, सब यहाँ से पैसे भेजता है उनको, यहाँ रुकता है, एक कमरे में 8 लोग सोते हैं बारी बारी से, वो लोग कैसी लाइफ गुजारते हैं वो लोग, तो वैसे उनका 50 रुपया 100 रुपया भी काट लेना जो है वो एक बड़ा अपराध के समान है, ठीक है, तो वो मैं नहीं करता हूँ। आप में से किसी ने मुझसे बात, तो मैंने बेटा इतना बुरा मत समझो मेरे को, आई एम नॉट दैट मच बैड, लेकिन किसी को डिसिप्लिन में रखना बुरा थोड़ी ना है ना, चलिए। अरे यार ऐसा बोलोगे तो आदमी को लगता है कि यार ये तो मेरे को ऐसे समझ लिए थे, तो चलिए। अब प्रॉब्लम ये है कि समस्या इतनी बढ़ गई है कि पंजाब और हरियाणा में जो है वो लोगों का बोलना ये है कि हमारा तो भरोसा उठ गया सरकार पे, सरकार बोलती थी हरित क्रांति करो, खूब हमने किया, फसल का उत्पादन भी खूब बढ़ाया हमने, तो अमीर किसान तो अफोर्ड कर लिया सब कुछ। अब जो गरीब किसान था वो बोलता भैया हमने हमारा तो खेत 4 साल तक तो फसल मिली हमको, अब तो हमारे पास में तुमने बीज के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए तुमने, अब हम क्या करें? तो किसानों के बीच से एक मसीहा निकल के सामने आया। मसीहा समझते हैं आप? मसीहा का मतलब होता है कि जो लीडर होता है, जो इन्वॉल्व लीडरशिप की कुछ कैपेबिलिटी होती है, जो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, कैसा के इसको आप रिलीजन से मत जोड़िएगा। तो अब जो है मैंने कहा कि ये है रमेश चंद डागर। रमेश चंद डागर ने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है किसानों को एजुकेट करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम, या सरकार को कोसते रहेंगे, उससे काम नहीं बनेगा, हमको तो वो अपनाना पड़ेगा जो प्रकृति ने हमको दिया है। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, खेत में हम जो है वो केवल खेती करते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, खेती के साथ साथ हम जो है वो मधुमक्खी पालन भी करते हैं, चलो है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। उन्होंने लोगों को, उन्होंने जो है वो किसान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने, और उन्होंने जो है वो लोगों को बताया किसानों को कि मधुमक्खी पालो खेत के अंदर तुम जो है वो गाय भी पालो, आप भैंस पालो, आप उसमें के उसका दूध बेचो, तुम मधुमक्खी का शहद बेचो, तुम के ऐसे करके तुम अपने अर्निंग के कुछ सोर्स और जनरेट करो, और अपने खेत के अंदर जो गाय का गोबर है, जो भी वेस्टेज निकलता है खेत के अंदर, उस वेस्टेज का तुम खाद बनाओ और ऑर्गेनिक खेती पर फोकस करो। ये सरकार के केमिकल के जाल से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई है, नर्मदा फर्टिलाइजर इतनी बड़ी इंडस्ट्री के, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है जो केमिकल्स मारती है, और कई बार इन फैक्ट्री से ऐसा जहर निकलता है इंसान भी नहीं बचता है। अब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट था, वो सेविन नाम के इंसेक्टिसाइड को बनाने में इस्तेमाल होता था, कीटनाशी को बनाने में इस्तेमाल होता था। एक रात को जो है वो 3 दिसंबर 1984 रात को जो है निकल गया बाहर वो केमिकल, सिलेंडर ब्लास्ट के बाहर निकल गया केमिकल, हजारों लोग मर गए। जहर तो जहर होता है, जहर अंतर नहीं करता है, जहर अंतर नहीं करता है कि कौन है वो। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की भी मृत्यु जो है वो इतिहास में मेंशन है, वो भी कैसे हुई थी, टॉक्सिक मशरूम खाने, जहरीला मशरूम खाने से हो गए थे। वे तो भगवान थे, जहर ने डिफरेंशिएट नहीं किया, जहर कभी डिफरेंशिएट नहीं करता है। इसलिए जहरीली खेती, आज हम जो सब्जियां खाते हैं ना, खाते हैं, उनमें कितना टॉक्सिन है, इतना टॉक्सिन उनके अंदर भर दिया गया है कि वो हमारे खुद के लिए खतरनाक हो चुका है।